हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। कंपनी की बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड कैसे दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले समझ लेते हैं प्रपोज डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी प्रपोज डिविडेंड वो होता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करता है। कब प्रपोज करता है? आफ्टर दी अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। जब कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बन जाता है, बैलेंस शीट बन जाती है, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो कंपनी का प्रॉफिट हो वो पता चल जाता है। तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये प्रपोज करते हैं कि कितना अमाउंट डिविडेंड का शेयर होल्डर्स को बांटा जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्रपोज्ड है, ये फाइनल अभी नहीं हुआ। हालांकि इसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है, लेकिन ये फाइनल तब होगा जबकि शेयर होल्डर इसे अप्रूव कर लेंगे। तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है और उसके बाद कंपनी में डिविडेंड को प्रपोज किया जा चुका है, लेकिन ये अप्रूवल होगा शेयर होल्डर्स के द्वारा। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगी, उसमें शेयर होल्डर इस प्रपोज डिविडेंड को अप्रूव करेंगे। जब शेयर होल्डर अप्रूव कर देंगे उसके बाद ही वो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट शेयर होल्डर कैन रिड्यूस द प्रपोज डिविडेंड। अब जब शेयर होल्डर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में, तो शेयर होल्डर इस डिविडेंड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वो डिविडेंड को बढ़ा सकते हैं, वो घटा सकते हैं, लेकिन उस डिविडेंड को जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इट मीन्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंटिजेंट अपॉन अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड का पेमेंट होगा वो शेयर होल्डर्स की ही अप्रूवल पर ही टिका हुआ है। अब शेयर होल्डर उसको कम करेंगे या उतना ही अप्रूव करेंगे, ये बात क्लियर नहीं है। ये कंटिजेंट है, यानी वो चीज़ जो कि फ्यूचर पर डिपेंड करती है और अभी सर्टेन नहीं है, उसको हम कंटिजेंट कहते हैं। इसीलिए जो प्रपोज डिविडेंड है वो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है करंट ईयर में, जब तक कि वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव ना हो जाए। अब ये डिविडेंड कंटिजेंट हो गया, आपको बात समझ में आ गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है जो कंटिजेंसीज के बारे में बात करता है। वो स्टैंडर्ड है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ऐसे आइटम या ऐसे कंटिजेंसीज जो कि बैलेंस शीट के बनने के बाद होते हैं, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इसीलिए प्रपोज डिविडेंड पर अप्लाई होता है। वो क्या कहता है कि प्रपोज डिविडेंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हम लोग फाइनल डिविडेंड भी कहते हैं, इज नॉट टू बी अकाउंटेड इन द बुक्स। नॉट टू बी अकाउंटेड, इसका ध्यान रखिएगा। चूंकि ये कंटिजेंट लायबिलिटी अभी हमने आपको बता दिया, इसलिए इसको जो कंपनी की बुक्स है, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या जो कंपनी की बैलेंस शीट है, वहाँ पर इसको दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंटिजेंट है। अब ये कंटिजेंट है तो फिर कहाँ दिखाया जाएगा? इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाएगा। आपको पता है कि कंपनी के बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट भी एक पार्ट होता है। तो नोट्स टू अकाउंट में इसे दिखाया जाएगा एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी। ये काउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में कहा गया है प्रपोज डिविडेंड के बारे में। सिंस प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इज डिक्लेयर्ड by the shareholder in the annual general meeting that is held after the financial year, that is the next financial year, proposed dividend of previous year is accounted in the current year। अब जैसा कि आपको बता दिया है मैंने कि जो प्रपोज डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव होगा, और शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होगी एनुअल जनरल मीटिंग, वो अगले साल होती है। यानी इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है वो अगले साल क्लियर होगा या अगले साल डिक्लेयर होगा या अगले साल अप्रूव होगा। तो अगले साल जो चीज़ अप्रूव होगी उसको इस साल हम लोग मेन लायबिलिटी नहीं मान सकते। तो करेंट ईयर में इसको हम एज ए लायबिलिटी नहीं मानेंगे, बल्कि इसे कंटिजेंट लायबिलिटी मान के नोट्स दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंट ईयर का प्रपोज है वो अगले साल हमारा मेन लायबिलिटी कहलाएगा। पिछले साल का लेकिन जो प्रपोज हुआ होगा वो इस साल फाइनल हो जाएगा। तो पिछले साल का जो भी प्रपोज डिविडेंड होगा
वो करेंट ईयर में हम उसे मेन लायबिलिटी मानेंगे और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। तो इसका असर क्या होगा? प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज शोन एज अप्रोप्रिएशन फ्रॉम सरप्लस। पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड हम सरप्लस में से इस साल घटाएंगे, यानी करेंट ईयर की जो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे उसके बैलेंस में से, या जिसे सरप्लस कहते हैं, उसमें से पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड माइनस करेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो प्रपोज हुआ होगा वो इस साल फाइनल हो गया होगा, इस साल अप्रूव हो गया होगा शेयर होल्डर्स से। एक कंपनी जिसका नाम ओसवाल लिमिटेड है, उसने 31 मार्च 2021 के लिए प्रपोज डिविडेंड किया है 10 लाख का। तो ये हो गया, इसको हम लोग करंट ईयर मान लेते हैं, 31 मार्च 2021 करंट ईयर। इट हैड प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, ये है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल 2020 का जो मार्च में एंडिंग हुई थी, उस वक्त 9 लाख का प्रपोज डिविडेंड था। तो 2021 में 10 लाख का प्रपोज हुआ है, पिछले साल 9 लाख का हुआ है। तो क्या करेंगे? करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 10 लाख वाला, इसको हम लोग नोट्स में दिखा देंगे करंट ईयर में एज ए कंटिजेंट लायबिलिटी। और जो पिछले साल का हुआ है 9 लाख रुपए, ये 31 मार्च 2020 का जो 9 लाख है, इसको हम लोग अपने यहाँ सरप्लस में से माइनस कर देंगे। तो लिखा हुआ है इट विल अप्रोप्रिएट, यानी इसको डिडक्ट करेंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दैट इज 9 लाख फ्रॉम सरप्लस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो जब हम 31 मार्च 2021 वाला अकाउंट बना रहे होंगे, अकाउंट ईयर क्लोज हो रहा होगा, तो उस साल हम पिछले साल का जो डिविडेंड है जो कि 31 मार्च 2020 का है 9 लाख, उसको हम सरप्लस में से माइनस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें। आप मुझको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो मुझको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।